Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 4, and today's topic is income method. Okay, let's go on the topic. तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इनकम मेथड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. यानी इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना अगर इनमें से कोई एक नाम दे दे तो. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार क्या है, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. यानी जो नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था वो फैक्टर पेमेंट्स के तहत कैलकुलेट किया था. ठीक है, अब फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यानी जो फैक्टर पेमेंट्स होता है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, तो फैक्टर पेमेंट्स मिलता है, एक तरह से पेमेंट होता है जो कि प्रोडक्शन जो फर्म्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो जो भी फर्म्स होते हैं तो उनको लेबर चाहिए. अगर फर्म लगाए हैं, कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, तो उनको लेबर चाहिए, नहीं मजदूर चाहिए, काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, लैंड चाहिए फर्म लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कैपिटल चाहिए, इंटरप्राइजेस चाहिए. तो ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से, तो वो सब आएंगी हाउस होल्ड सेक्टर से. ठीक है, तो जो भी चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन सेक्टर को, ठीक है, तो उसके बदले उनको क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए. हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करेगा नहीं, सबको पैसा चाहिए. ठीक है, सबको सर्वाइव करना है, अपना जीवन यापन करना है, तो पैसा मिलेगा तभी वो कर पाएगा. तो उसके लिए क्या करता है, कोई काम करता है. तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर सारी चीज़ें उपलब्ध कराती हैं प्रोडक्शन सेक्टर को. ठीक है, तो उसके बदले जो भी पैसा दिया जाता है प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा, उसी पैसे को हम फैक्टर पेमेंट्स के नाम से जानते हैं. क्लियर. फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आता है, नहीं जो भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम करते हैं उनका सैलरी वगैरह जो भी हुआ, रेंट हुआ, अगर कोई लैंड प्रोवाइड कराए हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को तो उसका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन सेक्टर यूज़ करते हैं. ठीक है, और उसके बदले पेमेंट करते हैं किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर के तहत. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. यानी ये जो इनकम है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, वो क्या होता है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी किसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होता है. तो इसी जनरेटेड इनकम को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, यानी जो कंट्री के अंदर जनरेट होता है. ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज़ एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम. यानी जो नेट फैक्टर इनकम होता है एब्रॉड का, ठीक है, अब कोई भी कंपनी है तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक जगह काम नहीं करती हैं, बहुत जगह काम करती हैं. ठीक है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो इन लोगों का बिजनेस विदेशों में भी है, इंडिया से बाहर भी है. ठीक है, तो वहाँ से जो ये लोग प्राप्त करते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं, तो वो अर्निंग को हम इस डोमेस्टिक इनकम के साथ में ऐड करते हैं. ठीक है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस डोमेस्टिक इनकम, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, नेशनल इनकम निकलता है, यानी राष्ट्रीय आय. समझ में है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था. ठीक है, जो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ सारे वीडियोस देखा करो, तभी चैप्टर समझ में आएगा कोई भी, क्योंकि सारा चैप्टर इकोनॉमिक्स का एक दूसरे से अटैच है, कनेक्टेड है, लिंक्ड है. तो इसके बाद आता है व्हाट आर फैक्टर इनकम्स. फैक्टर इनकम्स क्या होता है, तो फैक्टर इनकम्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया ही, फैक्टर इनकम्स क्या होता है. देख लो टेक्स्ट में क्या दे रहा है. फैक्टर इनकम्स रेफर टू इनकम अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस. यानी फैक्टर इनकम्स क्या होता है, यानी एक ऐसा इनकम होता है किसी पर्सन का जो कि एक तरह से रिवार्ड के रूप में उसे मिला होता है. तो कैसा रिवार्ड, जिसके बदले वो अपने फैक्टर सर्विसेज दिया होता है. ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट ऑफ हिज लैंड, इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल और प्रॉफिट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरशिप. यानी जो ये इनकम है या रिवार्ड है वो एक तरह से क्या हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, तो वेजेस या सैलरी के फॉर्म में हो सकता है अगर उसने वहाँ काम किया, मेहनत किया है, तो रेंट के रूप में हो सकता है अगर उसने अपना ज़मीन दिया है, ठीक है, फार्म वगैरह लगाने के लिए, और कैपिटल अगर दिया होगा तो उसके लिए इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में वहाँ काम करे तो उसके लिए प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है, तो ये सब रिवार्ड के रूप में उसको मिल सकता है. आगे देखो क्या कह रहा है. इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर ओनली अर्न इनकम. जो फैक्टर इनकम्स होता है वो केवल अर्न इनकम होता है, ये ध्यान देने वाली बात है. गिफ्टेड इनकम नहीं होता है, अर्न इनकम यानी कमाया हुआ पैसा होता है. ठीक है, फ्री का पैसा नहीं होता है, मेहनत का पैसा होता है. इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्न और फॉर विच अ फैक्टर सर्विस
हैज़ नॉट बीन रेंडर्ड, यानी इसमें कोई भी ऐसा पैसा इंक्लूड नहीं होता है जो कि नॉट अर्न होता है, यानी कमाया हुआ नहीं होता है, गिफ्टेड मनी नहीं होता है। जैसे शादी में रिसेप्शन किए या फिर कुछ भी किए तो वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना शगुन का भाई या न्योता वगैरह कुछ ऐसे बोलते हैं, तो एक तरह से गिफ्टेड मनी हो गया वो, तो वैसा कुछ इसमें नहीं होता है, ठीक है। या फिर कोई त्रासदी हुई, जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना का केस चल रहा है, तो ऐसे में पीएम सबसे हेल्प मांगे हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो भी क्या है थोड़ा सा डोनेटेड मनी है, तो भी इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। टू इलस्ट्रेट ओल्ड एज पेंशन रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन इज़ नॉट देयर अर्न इनकम। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे दिया है कि जो ओल्ड एज पेंशन होता है, यानी जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनको गवर्नमेंट पेंशन वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो सीनियर सिटीजन का पेंशन होता है वो भी अर्न इनकम नहीं होता है, ठीक है। वो हेल्पिंग मनी होता है, उनको हेल्प करने के लिए दिया जाता है एक तरह से ओल्ड एज में, क्योंकि वो काम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए उनके लिए ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था हम गवर्नमेंट ने की है। क्लियर? तो इसको नेशनल इनकम निकालने में ऐड नहीं करेंगे। इट इज़ जस्ट अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। सच रिसिप्ट और पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफ़र रिसिप्ट और ट्रांसफ़र पेमेंट्स, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वही चीज़ लिख भी रहा है जो मैंने अभी बताया, इसका यूज़ नहीं किया था, इसको ऐड नहीं किया था नेशनल इनकम निकालने में। अब देखो आगे एक हॉट क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन। कैसे आप लोग डिफरेंस कर सकते हो ओल्ड एज पेंशन में और रिटायरमेंट पेंशन में। ओल्ड एज पेंशन के बारे में तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया क्या होता है, ठीक है। एक तरह से सपोर्टिव मनी होता है, हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट देती है सीनियर सिटीजन्स को जो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है, तो कोई भी पर्सन जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो अगर रिटायर होता है, ठीक है, एक एज होता है सब हर एक जॉब में कि इतने एज के बाद मैक्सिमम 60 है, एक एवरेज एज है कि रिटायरमेंट का 60 एज फिक्स किया गया है। तो 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर होता है तो उसको एक तरह से वो जिस भी सेक्टर में काम किया हुआ रहता है वो सेक्टर वाले उसको रिटायरमेंट के बाद से पेंशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मंथली का। तो ये जो रिटायरमेंट पेंशन होता है ये एक तरह से वो पर्सन उसके यहाँ उतना साल अपना पूरा लाइफ दिया है, काम किया है, ठीक है, तो उसके बदले ये लोग रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो रिटायरमेंट पेंशन होता है ये डिफर्ड वेजेस होता है, ठीक है, एक तरह से, इसलिए इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड किया जाता है। ध्यान में रखना, रिटायरमेंट पेंशन इंक्लूड होता है और ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम निकालते समय। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी फैक्टर इनकम्स का क्लासीफाई किया यहाँ पे कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो भी हो काम करने वाले, तो उनको कैसे कंपनसेशन दिया जाता है, किस किस रूप में दिया जाता है, तो क्या क्या इसमें होता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश के रूप में नगद क्या होता है, सैलरी या तो वेजेस, ठीक है। It refers to cash paid or transferred to salary account of the employees by the employees as a reward for the work done during the period of an accounting year। यानी कोई भी एम्प्लॉई एक साल के अंदर में जो भी काम करता है, ठीक है, उस फैक्ट्री में या ऑफिस में कहीं भी जो भी काम करने वाला हो फर्म वगैरह में, तो उसको रिवार्ड के बदले जो भी वो मेहनत किया हुआ रहता है उसके रिवार्ड के बदले में मंथली सैलरी या फिर वेजेस पे किया जाता है, या तो कैश किया जाता है नहीं तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड क्या होता है, पेमेंट्स इन काइंड इट रेफर्स टू बेनिफिट इन काइंड लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन गिवन टू एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयर्स। यानी ये एक तरह से रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई पर्सन है या वर्कर है, कोई एम्प्लॉयज़ है दूसरे जगह का, मान लो बिहार का है और ये यूपी में जाकर के जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वहाँ रहने में प्रॉब्लम होगा तो उसके बदले मतलब वहाँ रहने के लिए उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, कौन, एम्प्लॉयर ने, जो उसको हायर किया है अपने यहाँ काम करने के लिए, ठीक है। तो वो पेमेंट्स इन काइंड के रूप में जाना जाएगा। तो इसके बाद थर्ड नंबर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इट रेफर्स टू सच पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं यानी जो हायर किए हुए रहते हैं किसी भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को, तो उनके बिहाफ में क्या करते हैं, कुछ पेमेंट्स कर देते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के रूप में, यानी उनके नाम से एक पीएफ अकाउंट ओपन करके और उसमें कुछ पैसे उनका कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और जब वो उस कंपनी को छोड़ते हैं या रिटायर करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में
जो भी यहाँ टोटल पैसा जमा हुआ रहता है सब एक मुश्त उनको दे दिया जाता है, किसको, एम्प्लॉइज़ को। क्लियर। इसके बाद आता है चौथा नंबर पॉइंट, पेंशन और रिटायरमेंट। टू बी स्पेसिफिक, इट डज़ नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन। ध्यान में रखना, ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है, ये पेंशन और रिटायरमेंट है। इसमें क्या होता है कि ये इट इज़ ओनली रेफर टू पेंशन पेमेंट एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये एक तरह से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। और जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके बीच में बनता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में। ठीक है, जब जॉब ज्वाइन करता है जो भी पर्सन कहीं किसी भी कंपनी में, तो जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या क्या उसको कितनी सैलरी देनी है, क्या कितने घंटे काम करने, सारे उसमें मेंशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसी में मेंशन होता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले तो सब जगह मिलता था पेंशन, लेकिन अभी के डेट में, आज के डेट में जो पेंशन है वो ख़त्म होते जा रहा है। आज के डेट में केवल ये प्रोविडेंट फंड वाला चल रहा है। ठीक है, लेकिन पेंशन बहुत जगह ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो जिनका भी पुराना जॉब है पहले का, ठीक है, अभी तक जॉब में है, रिटायर नहीं हुए, तो उनको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, आगे देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यानी जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ये फर्म के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप या प्रॉपर्टी देते हैं अपना, ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको फर्म वाले या कंपनी वाले या प्रोडक्शन सेक्टर वाले ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या क्या है, रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। क्लियर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या दिया है। तो जो सरप्लस होता है उसी के तहत आगे भी कुछ दिया है। देखो यहाँ पे, प्रॉफिट इज़ फर्दर स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स एज अंडर। यानी जो प्रॉफिट होता है उसके तहत 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होता है, पहला होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड यानी लाभांश। The part of the profit which is distributed among the shareholders, it is also called distributed profit। यानी जो भी प्रॉफिट होती है कंपनी को, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ पेड टू गवर्नमेंट बाई द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। यानी जो प्रॉफिट होती है किसी भी कंपनी को, तो उसमें से एक पार्ट गवर्नमेंट को भी पे करना होता है, जिसको हम प्रॉफिट टैक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है थर्ड नंबर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ रिटेन बाय द फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज़, पर्टिकुलरली टू मेट सम कंटिजेंट एक्सपेंसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि फर्म्स के द्वारा रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे हम लोग सेविंग के रूप में कुछ पैसे रखते हैं अपने पास या घर पे, ठीक है, तो उसी तरह फर्म्स वाले भी कुछ पैसे को रख लेते हैं, कुछ प्रॉफिट को रख लेते हैं अपने फ्यूचर यूज़ करने के लिए। उसी को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, मिक्स्ड इनकम refers to incomes of the self-employed persons using their own labor, land or capital and entrepreneur in their household enterprises। यानी जो मिक्स्ड इनकम होता है वो एक तरह से एक ऐसा इनकम होता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने लेबर, लैंड और कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। ठीक है, दिस इनकम आर अ मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। That is why it is called mixed income. Separate estimation of wages, rent, interest and profit is not possible because factors of production are not had purchased from the market। यानी जब फर्म्स के द्वारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बाहरी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, लेबर्स हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब जब चीज़ें खुद से प्रोवाइड करता है कोई भी फर्म वाला, यानी अपना लगा के यूज़ करता है, वहाँ पे अपने जगह पे फैक्ट्री लगाया, अपने आदमियों को भी हायर कर लिया, मतलब जो भी हो, बाहर से नहीं लिया, बाहर से हायर नहीं किया, बाहर से परचेज नहीं किया, तो जो इनकम होगा वो मिक्स्ड इनकम हो जाएगा। वो अपने में ही वो समझ लेगा ये कितना उसमें इन्वेस्ट किए थे, खुद का पैसा हो खुद, तो वैसे इनकम को मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। एज नोटेड अर्लियर, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड NDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और सिंपली डोमेस्टिक इनकम। यानी इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है। जो टोटल फैक्टर इनकम्स का सम होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी कंट्री में, वो क्या कहलाता है,
NDP एट फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम सिंपली डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं, डोमेस्टिक इनकम के बारे में। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब उसी डोमेस्टिक इनकम का हम यूज़ करके क्या निकालते हैं, NNP निकालते हैं, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे निकलता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, तो क्या निकलता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे फोकस जोन में आपको चार्ट के थ्रू बताया है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड का यूज़ करके कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा NDP डोमेस्टिक इनकम जो होता है, क्या क्या रहता है, कंपनसेशन रहता है, एम्प्लॉयज़ का ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, मिक्स्ड इनकम होता है। ठीक है, और इसमें क्या प्लस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या निकलता है हमारा NNP यानी नेशनल इनकम हमारा निकलता है। इसमें क्या रहता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, और लास्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चारों मिल करके क्या बनता है हमारा नेशनल इनकम यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, टॉपिक समझ में आया। इसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है इनकम मेथड वाला। आगे है प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड, तो प्रिकॉशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।